बहुत कठिन है डगर 24 की। मगर सवाल यह है कि क्या 24 की डगर को आसान करने के लिए किसी भी स्तर तक उतरा जा सकता है, चाहे उसके लिए जितना खतरनाक और शर्मनाक प्रोपेगेंडा करना पड़ जाए, चाहे उसके लिए जितनी गहरी कॉन्स्पिरेसी थियरी बनानी पड़ जाए, चाहे उसके लिए पूरे मुल्क में घर घर में गली मोहल्ले में आग लगानी पड़ जाए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2024 चुनाव को लेकर पीएम मोदी इस कदर घबरा चुके हैं कि हर एक दांव खेलने को तैयार है। समाज के जिस वर्ग के प्रति उन्होंने अब तक जबरदस्त संवेदनहीनता दिखाई है, अब उसी वर्ग के भैया बनने की कोशिश में लगे हैं। पिछले कई हफ्तों से आप पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की महिलाओं की खबरें सुन रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और गोदी मीडिया के सैकड़ों लपड़झंडिस संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल को टारगेट करने और देश भर में अलगाव तथा डर का माहौल बनाने में जुट गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पर बेहद आसान भाषा में कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं, खासकर जिन लोगों को संदेशखाली पर तथ्य जांच के लिए लगाया गया है। आज हम उन लोगों का तथ्य जांचेंगे। द वायर ने एक ऐसी स्टोरी सामने रखी है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया लगातार फैक्ट फाइंडिंग टीम को स्वतंत्र बता रहा है, लेकिन इस स्वतंत्र टीम के लोगों के बारे में जब आप जानेंगे, यकीन मानिए आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। संदेशखाली का पूरा मामला अपने आप में इतने सारे सवाल पैदा कर रहा है जिसका जवाब शायद कभी मिल नहीं पाएगा। इसके साथ ही क्या हो सकता है इसका 2011-12 से रामदेव और अन्ना से काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की कथित लड़ाई से लिंक, उस पर भी जबरदस्त वाली चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में जाकर अभी जो बड़े बड़े भाषण दिए हैं उस पर भी अच्छे से बात करेंगे, खासकर हजारों करोड़ और लाखों करोड़ के जुमलों पर। यदि आप पश्चिम बंगाल या फिर उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वीडियो को विशेष ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये वीडियो भारत के हर एक नागरिक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा टन से। देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में चुनाव आयोग ने कड़ा निर्देश दिया है कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर कार्रवाई होगी। इस बात को आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए और चुनाव आयोग की अब तक की निष्पक्षता का ख्याल रखते हुए इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह निर्देश किन लोगों के लिए है। कल ही भारत के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और कह रहे थे कि यहां की जनता दीदी से पूछ रही है कि उनके लिए कुछ लोगों का वोट संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार आरोपियों को बचा रही थी, भाजपा के दबाव में आकर गिरफ्तार करना पड़ा। तो चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। गिरफ्तार करना पड़ा, आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना पड़ा, किसी को पद से हटाना पड़ा, जांच के लिए समिति बनानी पड़ी, जांच करवानी पड़ी। इन सारी लाइनों को अपने दिमाग में रखिए और 12-13 साल पीछे चले चलिए। और पीछे ले जाने से पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। कांग्रेस और यूपीए शासन के दौरान 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया। देश भर के बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइनें 176 के बाद अनगिनत शून्य लगाकर छापी गई। इतनी बड़ी संख्या देखकर देश की आम जनता बौखला गई, इस कदर बौखला गई कि कांग्रेस की यूपीए सरकार को जमीन के भीतर धंसा दिया। उस वक्त पूरे देश का मीडिया दिन रात 24 घंटे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को घसीट कर सवाल पूछा करता था। चारों तरफ से पड़ रहे दबाव ने यूपीए सरकार को अपने ही लोगों को पकड़कर जेलों में ठूसने को मजबूर कर दिया। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां ईडी से लेकर सीबीआई तक को इस मामलों में घुसाना पड़ा। अपनी ही सरकार में मंत्री ए राजा को 15 महीने जेल में कांग्रेस की सरकार ने रखा। कनिमोझी को 6 महीने लगातार जेल में बिताने पड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे आरोपी, कोई 1.25 साल तो कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 10 महीने तक जेलों में रहा। लेकिन जांच में पता चला कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। परंतु इस झूठ और प्रोपेगेंडा के दम पर जिन लोगों को जो हासिल करना था वो हासिल हो गया। ये अलग बात है कि हासिल होने के 10 साल बावजूद आज भी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसी 2G घोटाले को जनता के सामने परोसते हैं, याद दिलाते हैं, जो घोटाला असल में कभी साबित ही नहीं हो सका। इसी मोदी सरकार के अंदर आने वाली सीबीआई ने कह दिया कि इस घोटाले का कहीं कोई सबूत नहीं है, सारे आरोपी बरी हो गए। मगर कल्पना करिए, जिस वक्त इस घोटाले का आरोप लगा था दुनिया भर में इस
जिसकी चर्चा हो रही थी, क्या उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जिस कथित घोटाले की बात हो रही है, जिसको लेकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया गया है, इसका कहीं कोई सबूत ही नहीं है, घोटाला है ही नहीं, सिर्फ अनुमान है और आरोप है। और यदि इसी अनुमान के आधार पर मोदी सरकार में स्पेक्ट्रम आवंटन को देखा जाए तो 2G घोटाले से भी कई गुना बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी की सरकार में कहा जा सकता है, खाली स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर ही। मगर इस बार झूठ के आधार पर प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाली कोई पार्टी सामने नहीं आई, क्योंकि जो यह कर सकता था वो खुद ही सत्ता में था। इसके अलावा काला धन के मसले पर रामकिशन यादव उर्फ रामदेव ने पूरे देश को किस कदर बरगलाया था, यह आप सबके सामने है। कम से कम वो सीन तो याद ही होगा जब रामदेव महिलाओं का सूट सलवार पहनकर भागे थे। उस वक्त ये व्यक्ति काला धन की सूची लेकर घुमा करता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद वो सूची गायब हो गई और अब रामदेव के ऊपर ही तमाम काले पीले आरोप लगने लगे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट तक फ्रॉड कहने लगा है। इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अन्ना हजारे नाम के एक पुतले को ढूंढ कर लाया गया। इस पुतले ने पूरे देश का पुतला बना दिया। ऐसा पुतला जो वैचारिक रूप से कुछ लोगों के रिमोट कंट्रोल से काम कर रहा था। उसने पूरे देश की सोचने समझने की क्षमता पर ग्रहण लगा दिया। खासकर मीडिया ने जिस तरीके से अन्ना हजारे को तवज्जो दी और मीडिया पर जनता ने जो भरोसा दिखाया, उसकी वजह से पूरे देश में तत्कालीन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिली। लेकिन जरा याद करिए, मामला 2G घोटाले का हो या कोयला घोटाले का, काला धन का हो या फिर भ्रष्टाचार लोकपाल का हो, ये सारे मामले मोदी के सत्ता में आते ही धुआं क्यों हो गए? क्यों इन सभी मामलों में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली और जिन लोगों ने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया, पूरे देश को टोपी पहनाई, वो सब सत्ता का आनंद ले रहे हैं। आज किसान अपनी MSP मांग रहा है तो सत्ता समर्थित लोग उन्हें नकली किसान कह रहे हैं। मगर रामदेव को किसी ने उस वक्त नकली बाबा नहीं कहा था। हाँ, अब जरूर लोग कहने लगे हैं कि ये कोई आवा बाबा नहीं है, ये तो व्यापारी आदमी है और व्यापार में भी तमाम तरीके के फ्रॉड कर रहा है, जो फ्रॉड आए दिन पकड़े जाते हैं। और ये बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उस वक्त अन्ना हजारे को किसी ने भी आंदोलन जीवी नहीं कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे का भरपूर सम्मान किया, उन्हें आंदोलन जीवी, आंदोलन खोर नहीं कहा या फिर नकली भी नहीं कहा गया। CAG विनोद राय के झूठे आरोपों को किसी ने बीजेपी की साजिश नहीं कहा था। जैसे आज नौजवान अपने हक के लिए खड़े हो जाएं तो वो नकली नौजवान हो जाते हैं, पहलवान बेटियां अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाएं तो वो नकली पहलवान हो जाती हैं, कांग्रेसी हो जाती हैं। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। इन सारी चीजों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी से लेकर उसकी जन्मदाता संगठन का कितना गहरा रोल रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था, चाहे अन्ना को मुंबई से दिल्ली लाना हो, चाहे रामदेव को सूट सलवार पहनाना हो या फिर 2G घोटाले का आरोप लगाना हो। जिस विनोद राय ने 2G घोटाले को लेकर तरह तरह के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाए, बाद में उसी विनोद राय ने बिना शर्त माफी कांग्रेस के नेताओं से मांग ली। यह सारी कहानी मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और प्रोपेगेंडा के स्तर को जरा आप भांप सकें, कल्पना कर सकें, अंदाजा लगा सकें कि इन लोगों की साजिशें कितने गहरे तक काम करती हैं। आइए अब पश्चिम बंगाल चलते हैं, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर बात करने से पहले ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, 2019 में ये बढ़कर 18 हो गई थी। मगर 2024 की कहानी ये है कि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने TMC के जितने मजबूत चेहरों को जांच एजेंसियों या फिर अलग अलग जुगाड़ लगाकर अपने पाले में किया था, ज्यादातर बीजेपी छोड़कर वापस TMC में जा चुके हैं। यानी जानकारों का कहना है कि जिनके दम पर बीजेपी को पिछली बार 18 सीट मिल गई थी, ज्यादातर लोग अब बीजेपी के साथ नहीं हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को यह घबराहट है कि यदि पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ नहीं रही हैं तो कम से कम 18 तो मिल ही जाए। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 7-8 सीटों का कम से कम तात्कालिक नुकसान हो सकता है। यानी अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी को कम से कम 7-8 सीटें गंवानी पड़ जाएंगी। यह भी हो सकता है कि बीजेपी सिंगल डिजिट में ही रह जाए। इन्हीं को बचाने की जुगत में प्रधानमंत्री, बीजेपी और RSS लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और जब 10 साल की सत्ता संभालने के बाद आपको सीटें बचाने या बढ़ाने के लिए काम करना हो, तमाम मुद्दों पर आप फेल हो चुके हो, जिन मुद्दों को लेकर आए थे उन मुद्दों पर जवाब देने की स्थिति में न हो, कुछ न बचा हो, तो फिर प्रोपेगेंडा ही सहारा बनता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से पहले से ही सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का ही ज्यादा सहारा
सहारा लिया, काम का कम लिया। जो काम होता भी है उसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। अभी उत्तराखंड के टनल में जो मजदूर फंसे थे उनको बचाने को लेकर ही देख लीजिए, कितने ही दिनों तक ये मजदूर फंसे रहे, कौन कौन सा जुगाड़ लगाकर उन्हें बचाया गया। लेकिन दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में सड़कों पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस तरह से लगा दी गई हैं मानो इन्होंने ही बचा लिया हो। अब लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री रेड माइनर कब बन गए, पता नहीं चला। हालांकि जिस रेड माइनर को उस वक्त खूब माला फूल पहनाकर स्वागत किया जा रहा था उस बेचारे को भी बेघर कर दिया गया है। तो फिलहाल मामला यह है कि पश्चिम बंगाल में जब बुरी तरह से कुर्सी डगमगाते हुए दिख रही है तब संदेश खाली नाम की जगह को ढूंढ लिया गया है। कुछ समय पहले यहां पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के यहां भ्रष्टाचार के कुछ मामलों पर छापेमारी करने के लिए ईडी जैसी एजेंसी पहुंचती है। हालांकि ईडी ऐसे मामलों के लिए बनाई गई एजेंसी नहीं है, मगर चूंकि मुमकिन है योजना चल रही है इसीलिए कुछ भी संभव है। ईडी के अधिकारियों पर वहां हमला होता है। इसके बाद बहुत सारी महिलाओं का एक साथ ये आरोप सामने आता है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और इसके लोग वहां की महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। ये लोग मोहल्लों में घुस जाते हैं, घर घर में घुसकर जो लड़की महिला पसंद आती है उसको उठा ले जाते हैं, रात भर अपने पास रखते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। इस तरह के बहुत सारे आरोप वहां की महिलाओं ने लगाए टीएमसी नेता पर। काफी दिनों तक ये नेता फरार रहा। निश्चित तौर पर फरारी के मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि इस दौरान बहुत सारे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोप लगाने वाली महिलाएं वहां की हैं ही नहीं, उन्हें बाहर से लाकर यह सब कुछ करवाया जा रहा है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया और भाजपा ने इस मामले को लपका है उससे संदेह और गहराने लगा है। यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों में काफी एक्टिव है और बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी भी है। फिर इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथों से अब तक अछूता क्यों रहा? हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी हुए। बीजेपी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया ताकि सत्ता में आ जाए। फिर भी यह मामला बीजेपी की नजर से कैसे बच गया या फिर इसे छोड़कर बचाकर रखा गया? क्योंकि आरएसएस तो इन जगहों पर काफी एक्टिव है। यदि शाहजहां शेख वहां की महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था या करवा रहा था तो फिर अब तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर खामोश क्यों थी? क्या बीजेपी ने जानबूझकर वहां की महिलाओं के साथ जो हो रहा था उसे होने दिया? आवाज नहीं उठाई कि लोकसभा का चुनाव आएगा तो एक महीना पहले हम लोग जोर जोर से चिल्लाएगा और जब हल्ला मचाएगा तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन पाएगा और जब हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो जाएगा तब हमको भर भर के उठवा मिल जाएगा। क्योंकि यह तो संभव नहीं है कि अचानक से शाहजहां शेख लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता करने लगा होगा। यदि उसका यही काम था तो फिर पहले इस मुद्दे को भाजपा ने क्यों नहीं उठाया? अगली बात यह है कि बीजेपी के लोगों का लगातार यह प्रयास है कि महिलाओं से संबंधित इस मामले में मुसलमान और आदिवासी का झगड़ा दिखा दिया जाए और देश भर में हिंदू मुस्लिम किया जाए, माहौल बनाया जाए। आप तो जानते ही हैं जहां मुसलमान नहीं होता वहां भी मुसलमान घुसा दिया जाता है और यहां तो सीधे सीधे शाहजहां ही मिल गया। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर फोकस करिए जो आपके भीतर इस मामले को लेकर हद से ज्यादा गंभीर संदेह पैदा कर देगा। संदेश खाली के मसले पर तथ्य जांच के लिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमेटी बनाई गई, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई। इस टीम में पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी, ओपी व्यास, चारू अली खन्ना, भावना बजाज, राजपाल सिंह और संजीव नायक शामिल हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को गोदी मीडिया लगातार इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र बताने की कोशिश कर रहा है। यानी कोशिश यह है कि इन पर कोई सवाल न उठा पाए, देश की जनता ये मान ले कि ये लोग परम निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, ये जो कह देंगे वो सही ही होगा। लेकिन दवार ने एक रिपोर्ट सामने रखी है जिसे देखने के बाद पूरी कहानी बड़ी संदेहास्पद लगने लगती है। ये जो 6 सदस्यों की टीम है इस मामले की फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनाई गई है, इसमें प्रमुख नाम है रिटायर्ड चीफ जस्टिस रेड्डी का। इनके बारे में दवार ने बताया है कि ये काफी लंबे समय से पीएम मोदी की भाजपा की वैचारिक संगठन आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इन्होंने आरएसएस के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। दत्तात्रेय होसबोले और मोहन भागवत जैसे वरिष्ठ आरएसएस नेताओं के साथ इन्हें कई बार देखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, फैक्ट फाइंडिंग टीम के अन्य सदस्यों का भी आरएसएस तथा बीजेपी से गहरा संबंध दिखता है। विशेष रूप से इस टीम के 6 सदस्यों में से 5 ने 2023 में 2 बार पश्चिम बंगाल का दौरा किया, एक बार जनवरी में, फिर अप्रैल में, 2023 की बात है। और यह दौरा विशेष रूप से भाजपा के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर तथ्य खोज मिशन पर किया गया था, टीएमसी के खिलाफ, और इसका नेतृत्व भी रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी ने ही किया था। आगे की बातों को जरा
जरा विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। अब दवायर ने किस तरीके का भगवा कनेक्शन इस टीम के सदस्यों का सामने रखा है, जरा देखते जाइए। बताया गया है कि 2017 में जस्टिस रेड्डी ने आरएसएस की शाखा एबीवीपी के रजत जयंती समारोह की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। फरवरी 2018 में वो आरएसएस ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के तेलंगाना के दूसरे त्रिवार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। 2019 में वो आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी के 65वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन समारोह के मंच पर थे। 2022 में उन्होंने निजाम के शासन से हैदराबाद की मुक्ति का जश्न मनाने के लिए आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अगला नाम है पत्रकार संजीव कुमार नायक का, जो कि द संडे गार्जियन के साथ थे। उनके बारे में बताया जाता है कि एबीवीपी का पुराना हाथ है ये। इन्होंने आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और आरएसएस समर्थित दोनों के संपादक के रूप में कार्य किया है। तीसरे सदस्य है भावना बजाज। ये तो सीधे सीधे दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ही है। अगले है पूर्व रजिस्ट्रार ओपी व्यास। इन्होंने भी एबीवीपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। एक है खन्ना, जो कि लॉयर्स फॉर जस्टिस के साथ घनिष्ठ रूप से काम करते हैं, जो कि बीजेपी समर्थित दिल्ली स्थित एक कार्यक्रम है। यानी संदेश खाली के मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम के ज्यादातर सदस्य गंभीर रूप से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और ये लोग महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद ही नहीं, बल्कि उसके पहले से ही पश्चिम बंगाल को घेरने की कोशिशों में शामिल बताए जा रहे हैं कथित रूप से। इस मामले पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि इस टीम के सदस्य भाजपा पार्टी के कैडर हैं। ये टीम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, मणिपुर में क्यों नहीं पहुंची? उस वक्त ये फैक्ट फाइंडिंग टीम कहां थी? इनका एकमात्र उद्देश्य टीएमसी सरकार को बदनाम करना है। वैसे जिस तरीके से अलग अलग संगठन पश्चिम बंगाल के मामले में एक्टिव हुए हैं, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के मामलों पर चद्दर तान कर सोते रहते हैं, पानी फेंकने पर भी नहीं जागते, वो संगठन भी पश्चिम बंगाल के मामले पर स्वतः संज्ञान लेने लगे। इन सब की एक्टिवनेस और फैक्ट फाइंडिंग टीम में आरएसएस तथा बीजेपी के कथित लोगों का जमावड़ा बड़े संदेह पैदा कर रहा है। एक लंबी चौड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी को लेकर सवाल पैदा कर रहा है। क्या इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य ही है? यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में समाज के किसी भी वर्ग के साथ यदि ज्यादती हो रही है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और खासकर नरेंद्र मोदी से महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार में इंसाफ मिल जाए, यह उम्मीद करना मूर्खता की पराकाष्ठा कही जा सकती है। आज ही पश्चिम बंगाल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में स्थिति यह है कि यहां पर पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। मगर सवाल तो यह है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम अपराधी या आरोपी ये तय करने की स्थिति में तो आता है, इतना मजबूर तो होता है कि उसे कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। भाजपा की सरकारों में तो अपराधी ये मानकर चलता है, ठान कर चलता है कि किसी के भीतर इतनी हैसियत नहीं, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको गिरफ्तार कर ले। न तो उसे सरेंडर करना है, न उसे कोई गिरफ्तार कर सकता है। याद करिए, देश की पहलवान बेटियां कितने दिनों तक अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती रहीं, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, दूसरी तरफ सड़कों पर पहलवान बेटियों को पुलिस के बूटों के नीचे रौंदा जा रहा था, और वो भी प्रधानमंत्री की पुलिस द्वारा। तब इन्हें देश की महिलाओं की इज्जत का ख्याल नहीं आया। आज पश्चिम बंगाल में जाकर वहां की महिलाओं को बहन बुला रहे हैं, लेकिन एक वक्त में जिन पहलवान बेटियों को घर के बच्चे कहा करते थे, बच्चियां कहा करते थे, अपनी बेटी माना करते थे, उन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए सामने नहीं आए। बल्कि ब्रजभूषण सिंह ने पहलवान बेटियों का जितना शोषण नहीं किया, यौन शोषण नहीं किया होगा, उससे ज्यादा तो इस मोदी सत्ता ने कर दिया। गोदी मीडिया ने उन्हें तरह तरह से बदनाम किया। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, उनके गुप्तांगों के साथ सरेआम छेड़खानी की वीडियो सामने आई, वायरल हुई। 9 महीने से अधिक वक्त हो चुका है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री की अब तक इतनी हैसियत नहीं हो पाई कि मणिपुर जाकर वहां के लोगों को बता सकें कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की हत्या की जा चुकी है, हजारों लोग आज भी बेघर हैं, न जाने कितनी ही महिलाओं की अस्मत लूटी जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने से डर लगता है। अब सवाल यह है कि मणिपुर जाने से प्रधानमंत्री को डर क्यों लगता है? क्यों डरते हैं? क्या इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है? और यदि पश्चिम बंगाल जाने में उनको डर नहीं लगता, इसका मतलब साफ साफ है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठप नहीं हुई, तभी तो प्रधानमंत्री जब
जब चाहे वहां चले जाते हैं। खबर है कि 2-4 दिन बाद फिर जाने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री के कहीं जाने आने को लेकर यदि कानून व्यवस्था का आकलन करें तो सिद्ध होता है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था भाजपा शासित मणिपुर से बहुत बेहतर है। तभी तो साहेब वहां जाने से डरते नहीं हैं और मणिपुर जाने से डरते हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया लगातार चिल्ला रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जबकि यही गोदी मीडिया आज तक मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल सका। ढूंढ ढूंढ कर विपक्ष के नेताओं को संदेश खाली पर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन भाजपा के तमाम नेताओं से मणिपुर के मामले पर सवाल पूछने की हिम्मत किसी गोदी मीडिया के लपड़झंडिस की नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल के इस मामले पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, जरूर पूछा जाना चाहिए, दौड़ा दौड़ा कर पूछा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सवाल पूछने से पहले उसकी तुलना में 1000 गुना ज्यादा सवाल मणिपुर को लेकर पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री को चिन्मयानंद याद नहीं आता, कुलदीप सिंह सेंगर याद नहीं आता, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ क्या क्या हुआ, उन्हीं की पार्टी के लोगों पर आरोप लगा, उसकी याद प्रधानमंत्री को नहीं आती। आज भी अंकिता भंडारी का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि जो लोग भी हमारा साथ देते हैं प्रशासन उनको फंसाने लगता है। लखीमपुर में सपा की महिला नेत्री के साथ कैसा चीरहरण हुआ आपको याद होगा। हाल ही में वाराणसी में IIT BHU की छात्रा के साथ जो कथित सामूहिक बलात्कार बीजेपी IT सेल के गुंडों ने किया, गुर्गों ने किया, उस मामले पर भी प्रधानमंत्री की जबान अब तक नहीं खुली। और बेशर्मी की सारी हदें तो तब पार हो गई जब इस घटना के बाद प्रधानमंत्री उसी BHU कैंपस में जाकर घंटों तक फोटो खिंचवाते रहे, फिर भी उस छात्रा का जिक्र तक नहीं किया। कम से कम अकेले में बुलाकर ही उसे ढांढस बजा देते, कह देते कि तुमको न्याय मिलेगा, मुझ पर भरोसा रखो। हालांकि वो कितना भरोसा कर पाती, इस पर भी सवालिया निशान है, बड़े बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि उसे याद तो होगा ही कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकारों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को जेल से छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखा कर दिया। यानी जिस मोदी सरकार को हत्यारों और बलात्कारियों से इतना लगाव हो, इतना प्रेम हो कि सुप्रीम कोर्ट से भी धोखा करके उन्हें बाहर निकाल सकती है, तो फिर देश की महिलाओं का सम्मान इनके लिए कितना मायने रखता होगा आप सब समझ सकते हैं। बात हाथरस में हुई हैवानियत की हो या फिर हाल फिलहाल में कानपुर से जो खबर आई जिसमें 2 नाबालिग बच्चियां पेड़ पर लटकती हुई नजर आई उनकी हो, भाजपा नेताओं के खिलाफ ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले मिल जाएंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की जबान एकदम नहीं खुलती है। मगर फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, तिनका न मिले तो तिनका पैदा करो। शायद ऐसी ही कुछ कहानी पश्चिम बंगाल को लेकर भी दिख रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल के आसपास के लोगों पर इसका असर भले ही न हो, कम से कम हो, लेकिन पूरे देश में TMC की सरकार को घटिया सरकार, बेकार सरकार बताने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया द्वारा लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि TMC इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। संदेश खाली के बहाने TMC को टारगेट करना है और TMC के बहाने इंडिया गठबंधन को टारगेट करना है। वैसे फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो कहानी हमने आपके सामने रखी है, इसकी हकीकत जानने के बाद आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पश्चिम बंगाल में ही प्रधानमंत्री ने फिर से हजारों करोड़ की नई नई योजनाओं की घोषणा की है। इसके बाद बिहार पहुंचे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने 1.81 लाख करोड़ की योजना का शिलान्यास कर दिया। इन हजारों करोड़ या लाखों करोड़ की योजनाओं को सुनकर मुझे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक व्यक्ति की बातें बहुत याद आती हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि साहब जब भी बनारस आते हैं तो इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़, इतना 1000 करोड़ देकर जाते हैं, लेकिन वो पैसा कहां चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। ठीक इसी तरह से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जितने 1000 करोड़ या लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है या फिर घोषणाएं की है, यदि आप उन सारे 1000 या लाख करोड़ को जोड़ लेंगे तो पता चलेगा कि इतने पैसे में तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी ही विकसित हो गई होती। बातें बहुत बड़ी बड़ी निकलती हैं, धरातल पर रिजल्ट न के बराबर दिखता है। और बिहार में तो एक वक्त प्रधानमंत्री पहुंचकर बोली लगाने लगे थे, पूछ रहे थे कि बताओ कितना 1000 करोड़ दूं कि लाख करोड़ दूं। अब उन लाख करोड़ से बिहार में क्या क्या हो गया ये तो बिहार के लोग ही बता सकते हैं। वैसे बिहार से भी हमारी बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हैं। आप लोग बताइए अब तक प्रधानमंत्री ने जितने लाख करोड़ की घोषणाएं बिहार में की उसका कितना लाभ आप लोगों को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा लगाया, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप TMC पर लगाया। इन दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरह से घिरी हुई है ये आप जानते ही हैं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यहां पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। वैसे प्रधानमंत्री को लगे हाथ यह भी बता देना चाहिए था कि साल 2022 से मनरेगा मजदूरों का जो पैसा रोक कर रखा गया था वो किसकी जिम्मेदारी थी। सालों साल मनरेगा के मजदूर वो कोई करोड़पति नहीं होते हैं, बेहद गरीब होते हैं, जीने खाने वाले होते हैं, रोज कुआं खोते हैं, रोज पानी पीते हैं। उनको सालों साल उनकी मजदूरी के लिए इंतजार किसने करवाया। बाकी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा पर लंबी लंबी बातें कह गए। हालांकि महिलाओं के मामले पर प्रधानमंत्री की जबान से एक भी शब्द सुनने की इच्छा शायद ही किसी की होती होगी। एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में महिला ही नहीं किसी भी वर्ग के साथ यदि ज्यादती होती है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और यदि देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करें, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम करें तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड
और उससे भी पहले का रिकॉर्ड देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें किसी भी रूप में महिलाओं की अस्मत की कोई चिंता होती है। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहें